श्वसन और गैसों का विनिमय। ये यहाँ तक लाइन है जो इंग्लिश की एनसीईआरटी में सही से है, हिंदी की में पूरी नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का उपयोग जीवों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, फैटी एसिड आदि जैसे सरल अणुओं को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये यहाँ तक है। फिर इससे आगे, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है जो हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं से उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन या ब्रीथिंग, सामान्यतः श्वसन रेस्पायरेशन कहते हैं। जो ब्रीथिंग है वो भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन यानी रेस्पायरेशन है जो रासायनिक प्रक्रिया है। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप अपने सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं। इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। श्वसन के अंग। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट, चपटेकृमि आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल श्वसन नलिकाएं होता है जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम यानी गिल द्वारा होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली जैसे फुफ्फुस, फेफड़ों द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियां क्लोम यानी गिल द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि एम्फीबिया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। मानव श्वसन तंत्र। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उपनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी ढक्कन एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले यानी फ्लैप कंठाचद से ढक जाती है, एपिग्लोटिस, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिकाओं और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वलयों से आलंबित होती हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायुक्त थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। श्वास नली जिसे वायु कूपिका कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। हमारे दो फेफड़े होते हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण यानी प्लूरा से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा होता है। यह फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणी झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरण झिल्ली फेफड़ों की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि कूपिकाओं एवं उनकी नलिकाओं
कूपिकाएं एवं जबकि कूपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करता है, जिसे इसे भारी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुकदंड, अधर भाग में उरोस्थि, पार्श्व में पसलियों और नीचे से गुम्दका डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में प्रतिबंधित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। यह श्वसन का डायग्राम, मानव श्वसन तंत्र का आरेखीय दृश्य, साथ ही दाएं बाएं फेफड़े का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। श्वसन में निम्नलिखित चरण है। पहला है श्वसन या फुफ्फुसी समातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। दूसरा है कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 और CO2 का विसरण। तीसरा है रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, जैसे अभिगमन रुधिर द्वारा। चौथा है रुधिर द्वारा ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण। और पांचवा है अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 उत्पन्न होना। आगे श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में दो चरण सम्मिलित हैं, अंतः श्वसन जिनके द्वारा वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब अंतरफुफ्फुसीय दाब यानी कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निश्वसन तब होता है जब अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंत्य अंतरापरशुक इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतः श्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पश्च एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुस दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियों का शिथिलन यानी रिलैक्सेशन डायफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुस आयतन भी घट जाता है। इसके परिणामस्वरूप अंतर फुफ्फुस दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निश्वसन हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। ये डायग्राम ए वाला है अंतःश्वसन का और ये बे वाला है निश्वसन का।
आगे श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, जिसमें पहला है ज्वरीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंत्य श्वसित या निश्वसित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिली होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंत्य श्वसित या निश्वसित कर सकता है। आगे आता है IRV, जिसे अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंत्य श्वसित कर सकता है, यह औसतन 2500 ml से 3000 ml होता है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है, औसतन यह 1000 ml से 1100 ml होती है। आगे अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है, इसका औसतन 1100 ml से 1200 ml होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसीय क्षमताएं व फुफ्फुसीय धारिताएं निकाली जा सकती हैं, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंत्य श्वसन क्षमता यानी IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंत्य श्वसित कर सकता है, इसमें ज्वरीय आयतन तथा अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित हैं, TV प्लस IRV। निःश्वसन क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, EC। सामान्य अंत्य श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है, इसमें ज्वरीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं, TV प्लस ERV। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं, ERV प्लस RV। जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, VC। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंत्य श्वसित कर सकता है, इसमें ERV, TV और IRV सम्मिलित हैं। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंत्य श्वसन के बाद निःश्वसित कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा, इसमें RV, ERV, TV और IRV सम्मिलित हैं, यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता, VC प्लस RV। गैसों का विनिमय। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। ये डायग्राम है। वायु कूपिका एवं शरीर ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ वहन का आरेखीय चित्र। आगे देखते हैं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रम से PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका 17.1 और 17.3 चित्र में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार O2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ। चूँकि CO2 की घुलनशीलता O2 की, इसको आगे देखेंगे, ये टेबल इम्पोर्टेंट। वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव। श्वसन O2 और CO2 गैस है। वायुमंडलीय वायु में O2 होती है 159 और CO2 होती है 0.3 और कूपिका में O2 होती है 104 और CO2 होती है 40। अनऑक्सीकृत ब्लड
यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 होती है 40 और CO2 होती है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 होती है 95 और CO2 होती है 40। और ऊतक की बात करें तो O2 होती है 40 और CO2 होती है 45। ये MMHG में है, ये जो दाब है, ये लाइन थी। चूंकि CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। अंतःविसरण झिल्लिका में प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 की मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, जैसे कूपिका की पतली सल्की उपकला, सल्की एपिथेलियम, कूपिकाओं की कोशिकाओं की अंत्यकला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व, जो कि पतली आधारीय झिल्लिका की बनी होती है, तथा सहायक सल्की उपकला, आधारीय झिल्लिका और रक्त कोशिकाओं की अंत्यकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कोशिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कोशिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% O2 का प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोहयुक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मा वक्र यानी सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र, डिसोसिएटेड कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2 और H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कोशिकाओं में जहां उच्च PO2 निम्न PCO2 और कम H+ सांद्रता। निम्न तापक्रम होता है, वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि ऊतकों में निम्न PO2, उच्च PCO2, उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों में वियोजित हो जाती है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कोशिकाओं में जहां PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कोशिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित
प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। ये रिएक्शन है CO2 H2O कार्बनिक एनहाइड्रेज H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेज और बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव यानी H आयन हाइड्रोजन प्लस। आगे देखते हैं। ऊतकों में अपचयन के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त यानी RBC और प्लाज्मा में विसरित होती है और बाइकार्बोनेट और H प्लस बनाती है, SCO3 और H प्लस बनाती है। कोशिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कोशिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कोशिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है। श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की महत्वपूर्ण क्षमता होती है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पौंछ क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी या श्वसन अनुचन न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत या सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतर श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H प्लस सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन यानी ना के बराबर होती है। अब पढ़ते हैं श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें पहला आता है दमा यानी अस्थमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, यह श्वसनी शोथ की शोथ है, जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना, जिससे लगातार खांसी होती है। वातस्फीति, एम्फाइसीमा, यह एक चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसमें गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। व्यावसायिक रोग यानी श्वसन रोग, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई, पिटाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती है। दीर्घकालिक प्रवासन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों में श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। सारांश, समरी। कोशिकाएं अपचय क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करती है। प्राणियों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करने के लिए कई तरह की क्रियाविधि विकसित हैं और जिनमें हमारे पास इस क्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र है, जिसके अंतर्गत दो फेफड़े और इनसे जुड़े वायुमार्ग हैं। श्वसन का पहला चरण श्वासन, जिसमें वायुमंडलीय वायु कुपिकाओं में ली जाती है। अंतःश्वसन और कुपिकाओं से वायु को बाहर निकाला जाता है, जैसे निःश्वसन। ऑक्सीजनित रक्त
ऑक्सीजनित रहित रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोशिका के बीच O2 और CO2 के विनिमय, ऑक्सीजनित रहित रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कोशिका के बीच O2 और CO2 के विनिमय, इन गैसों का रक्त द्वारा पूरे शरीर में परिवहन, ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऊतकों के बीच O2 और CO2 के विनिमय और कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, कोशिकीय श्वसन, अन्य सम्मिलित चरण है। अंतः श्वसन और निश्वसन के लिए वायुमंडल और कोशिका के बीच विशिष्ट अंतरापसुक पेशियों, इंटरकोस्टल और डायफ्राम की सहायता से दाब प्रवणता पैदा की जाती है। इन क्रियाओं में सम्मिलित वायु के विभिन्न आयतन को स्पायरोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है, जिनका चिकित्सकीय व नैदानिक महत्व है। कोशिका एवं ऊतकों में CO2 और O2 का विनिमय विसरण द्वारा होता है। विसरण दर O2 PO2 CO2 PCO2 के आंशिक दाब प्रवणता, उनकी घुलनशीलता और विसरण सतह की मोटाई पर निर्भर है। ये कारक हमारे शरीर में कोशिका से ऑक्सीजन का विऑक्सीजनित रक्त में तथा रक्त से ऊतकों में विसरण सुगम बनाते हैं। ये कारक CO2 अर्थात ऊतकों से कोशिका में विसरण के लिए भी अनुकूल होते हैं। ऑक्सीजन का मुख्य रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है। कोशिका में जहाँ PO2 अधिक रहता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से युग्मित हो जाती है तथा ऊतकों में जहाँ PO2 कम, PO2 व H+ सांद्रता अधिक होती है, सरलता से वियोजित हो जाती है। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से बाइकार्बोनेट HCO2 के रूप में होता है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है। ऊतकों में PCO2 उच्च और PO2 निम्न, वहाँ यह रक्त से युग्मित होता है, जबकि कोशिका में जहाँ PCO2 निम्न और PO2 उच्च रहता है, यह रक्त से निष्कासित हो जाती है। श्वसन लय मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा बनाए रखती है। श्वसन लय मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र स्थित श्वसन केंद्र द्वारा बनाए रखी जाती है। मस्तिष्क के पौंछ क्षेत्र में स्थित श्वास अनुचन, श्वास प्रभावी, न्यूरोटॉक्सिक केंद्र तथा एक रसो संवेदी क्षेत्र श्वसन क्रियाविधि को परिवर्तित कर सकते हैं।